चेशायर बिल्ली की तरह। सम्राट के लिए मिशन डांस सफल। बिकम ए ब्यूटी पार्ट 2 भी कामयाब रहा। सब कुछ प्लान के मुताबिक है। लेकिन अहम, रुआन शियाओली लड़की आज मैं उदार वह चालाकी और शरारत से कहता है, सम्राट आज रात जरूर आएंगे, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और धड़ाम, भौं बनाते हुए उसकी पेंसिल बीच से टूट जाती है। वो बस रुको, ठहरो, उसकी सेवा करना कोई मिशन है नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो राजा को दरबार से भगाकर डोंगियो देश तबाह करने का अपना मकसद कैसे पूरा करोगे? अगर ये मिशन होता तो मैं डर जाता, पर जब ये मिशन है ही नहीं तो फिर डर ही कैसा? और लिपस्टिक लगाते हुए बेपरवाह होकर कहती है, तो फिर डिटेल्स को लेकर कोई नियम नहीं है। जब तक मैं उसे सर्व करने वाला हिस्सा पूरा कर लूं, मैं ठीक रहूंगी। झाओ यी क्लस जबान चटकाता है। चिबोर बाहर हिजड़ा सम्राट के आने का ऐलान करता है। वो एक शीशी निकालकर खुद से बड़बड़ाती है, महल में पहली बार आते, सावधान रहना होगा। अभी उसे जहर देने का सही वक्त नहीं। आज रात गुप्त औषधि से उसे नशे में कर दूंगा। झाओ यी भी तमाशे के लिए तैयार बैठा है। ओह, वो बूढ़ा ठरकी भी यहाँ है। देखें, इस आलीशान महल में तुम क्या करते हो? यह मंदिर है, राष्ट्रीय शिक्षक का घर। चुई रिपोर्ट करने आता है। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने महल में छिपकर सुना, आज रात महाराज कंसोर्ट रुआन के कक्ष में रात गुजारेंगे। यह सुनकर उसे गहरा झटका लगता है। वह एक भी शब्द नहीं सुन पाता। वो खून खांसता है। चुई घबरा जाता है। हुजूर, आपकी पुरानी बीमारी फिर से, हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। आप आराम कीजिए, मैं वैद्य को बुलाता हूँ। पर वो उसे रोक देता है। मत जाओ, जाओ। इस बार क्यों ही अपनी जगह डटे रहते हैं? महाराज, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। आपकी हालत पहले से ही इतनी खराब है। आप हवेली के डॉक्टर को जांच क्यों नहीं करने देते? वह उसे वो जानता है कि ये बहस जीत नहीं सकता, इसलिए मान जाता है। महाराज, आपकी सेहत जरूरी है। वो लड़खड़ाते हुए बिस्तर तक जाता है। इस बार हालत सच में ज्यादा खराब है। मेरा सिर ही नहीं घूम रहा। दर्द से अपना सीना पकड़ लेता है। ये रात इतनी लंबी क्यों है? अगली सुबह बुचांग महल के बाहर हिजड़ा शू सम्राट को पुकार रहा है। महाराज तो हमेशा जल्दी उठते हैं, दरबार के लिए भी देर हो रही है। वो अब तक उठे क्यों नहीं? यूनक्सु थोड़े हैरान है। तो क्या इसका मतलब कंसोर्ट रुआन? यूनिक बिंग किंग की ओर मुड़कर कहता है, बिंग किंग, एक संदेश पहुंचाना है। बिंग किंग दरवाजे के पास जाकर अंदर कहते हैं, आपकी महिमा, महामहिम को सुबह दरबार में हाजिर होना है। यह सुनकर वो उसे खींचने लगती है। इतनी भी क्या जल्दी है? महाराज ने आराम नहीं किया, थोड़ा इंतजार करो। फिर बिंग किंग बाहर यूनिक से कहती है, यूनिक, कृपया जरा और रुकिए, महारानी जाग गई है। इस बीच वो शांति से हर डिटेल पर ध्यान देकर मेकअप कर रही है। ब्लश से मुझे चमकदार और फ्रेश लुक मिलता है। शाओ यी की मुस्कुराती भतीजी, जब तक वो सम्राट से अजीब काम करवाकर उन्हें रोज देर कराएगी, डेंग यू के अधिकारियों में फूट रहेगी और दरबार में उथल पुथल मचेगी। वो प्यार के ख्वाबों में खोए उसे देखती है। अरे अरे, मेरी प्रिय उपपत्नी। फिर वो कहती है, कल रात पियांचेंग और मैं एक बेड पर सिकुड़े थे और वो चैन से सो रहा था। वो सम्राट के कपड़े फेंकती है, पसंदीदा होने का नाटक भी करना है, और रुकती नहीं, कपड़े फाड़ने लगती है। हाँ, ये सही है। यह देखकर कि झाओ यी को बस है ये कहना है, मुझे लग रहा है तुम सम्राट से बिस्तर का बदला लेने का बहाना बना रही हो। अचानक वो अपना कंगन सम्राट के कान के पास लाकर कुछ गुनगुनाने लगती है। कल रात आपने कंसोर्ट रुआन को पसंद किया, उसे चूमा आपने। वो सम्मोहन कर रही है, झुंझुने से उसे वश में कर रही है, कान में कुछ कहती है। जागने पर उन्हें वो सम्राट अभी भी नींद में ऊँघते हुए दोहराते हैं, कल रात मैंने प्रेयसी रुआन पर कृपा की थी और उसे चूमा, मैं और वो, हे ही। यह देखकर शियाओ यी फौरन चौंककर अपनी जगह उछल। रुआन शियाओली, तुम्हें सम्मोहन कैसे आता है? मुझे भी याद नहीं कि ये कहाँ सीखा, पर मेरे दिमाग में सम्मोहन की जानकारी थी तो मैंने बस आजमा लिया। शियाओ यी को यकीन नहीं होता और रिसर्च करने लगता है। वो पहली कोशिश में ही कामयाब हो गई। सच में हुनरमंद है। उसे लगता है कि ऐसा प्राचीन सम्मोहन सच में होता है, मगर सम्मोहन में बहुत दिमागी ताकत लगती है। बिना अभ्यास के कोई बाहर कामयाब नहीं हो सकता। अचानक सब कुछ गुरुदेव, आप अंदर नहीं आ सकते। सम्राट और महारानी अभी तैयार नहीं है। पर वो बात काटते हुए लात से दरवाजा खोलकर सीधा पूछता है, महाराज, आपको समय याद है? बूढ़े सम्राट खींच में कराह उठे। यह देखकर यान किंग का खून खौल उठा।
क्या गड़बड़ है? यान किंग को देखते ही सम्राट हड़बड़ाकर उठ गया। राज्योपदेशक, आप क्यों आए? कमरा इतना बिखरा है, शियाओ यी ने याद दिलाया। रुआन ली, याद रखो तुम्हारी पहचान एक कातिल हसीना की है, जो देश को तबाह करने की ताकत रखती है। शायद तुम्हें डोंग यू, सम्राट और राज्य उपदेशक के बीच दरार डालने की कोशिश करनी चाहिए। यह सुनकर रुआन ली सोचने लगी, चलो लगता है इनका साथ देना ही होगा। यह सोचकर उसने अभिनय शुरू किया। महाराज, उसने बड़ी नजाकत से कहा, राज्य उपदेशक यूं अचानक अंदर कैसे आ गए? आपकी यह दासी तो अभी ठीक से। यानचेंग ने उसे दुखते दिल से देखा। वो जानबूझकर ऐसा कह रही है। उसने सोचा, हमने साथ कितना कुछ छेड़ा है, एक रात की दूरी ने उसे इतना बदल दिया। सम्राट ने फौरन खुद को संभाला। खंखारना, मैं पहले दरबार जाऊंगा। राज्य उपदेशक, जल्दी नहीं है, आराम से आइए। यानचेंग की आवाज गंभीर थी। महाराज को सुबह की सभा याद है तो उन्हें निकलना चाहिए। सम्राट उनकी बात टाल नहीं सके। राज्य उपदेशक सही है, मैं अभी। सम्राट के जाते ही युआन ली ने बिस्तर से उठकर जम्हाई ली। राज्य उपदेशक, अब तो सम्राट भी चले गए हैं, हमारा शाही कक्ष में अकेले रहना अनुचित नहीं है। यान किंग ने गुस्से से हुक्म दिया, घुटनों पर बैठो। तुम्हारी वजह से सम्राट को दरबार आने में देर हुई है, तुम अपना जुर्म जानती हो। रुआन ली फौरन घुटनों पर बैठ गई, पर वो चुपचाप सब कुछ सहने वाली नहीं थी। ये दासी सम्राट की सुबह की सभा में देरी की जुर्रत नहीं कर सकती। मैं हमेशा उन्हें वक्त पर रहने को कहती हूँ, पर महाराज ही इस दासी को जाने नहीं देते। उसने आखिरी बात पर थोड़ा जोर दिया। ये सुनकर यान किंग का सिर घूम गया। सोचा न था वो ऐसा कहेगी। उसने कड़वाहट से याद किया, हाँ, गुलाम से उपपत्नी, वो कितनी जल्दी ढल गई। हर जगह भटकने वाली औरत, क्या वो वाकई ना युए की महज नर्तकी है? मुझे तो शुरू से ही उस पर शक था। यान किंग बेचैन था। रुआन ली, डोंग यू में अपनी मौत चाहने के इरादे से मत आना। मेरे रहते तुम्हारी कोई भी चाल यहाँ कामयाब नहीं होगी। मेकअप ठीक करते हुए रुआन ली बोली, मुझ दासी में इतनी काबिलियत कहाँ? राजगुरु मुझे ज्यादा आंक रहे हैं। यानचेंग व्यंग से हंसा, उसकी आंखों में गहरा मतलब था। फिर वो चला गया। 1 घंटे बाद सम्राट ने दरबार बर्खास्त कर दिया। अधिकारी कानाफूसी करने लगे। आज सुबह की सभा बड़ी तनावपूर्ण थी। पूरे वक्त महाराज ने राज्यगुरु की तरफ देखा तक नहीं, पर महाराज पहली बार देर से आए और शायद आखिरी बार ही। सम्राट के जाते ही यान किंग ने उन्हें रोका। महाराज रुकिए। जब राज्य उपदेशक ने कह दिया तो सम्राट की क्या हिम्मत, उन्हें मजबूरन वापस बैठना पड़ा। राज्य उपदेशक, क्या आपको कुछ और कहना है? उसने मन ही मन कोसा, यह ज्योतिषी, क्या उसे सच में मुझे सुबह की सभा में देर से आने के लिए ताना मारना जरूरी है? यान किंग ने गंभीरता से कहा, आज मैंने डेंग यू के लिए एक भविष्यवाणी की। महाराज, और नहीं, देश की नियति। सच? यान किंग ने कहा, महाराज, आपके पहले से ही 9 राजकुमार और 15 राजकुमारियां हैं। आप सिंहासन के संघर्ष से परिचित हैं। एक और के आने से डोंग यू जरूर अराजकता में पड़ जाएगा। सम्राट ने विचार किया, अब समझ आया। भविष्यवाणी के इस कष्ट के लिए आपका शुक्रिया। राज्य उपदेशक यान किंग ने जवाब में बस हूं कहा। आधे घंटे बाद वुचेंग महल में एक सेवक कुछ लेकर आया। महाराज, आपकी कल रात की मेहनत से परेशान हैं, इसलिए उन्होंने मेरे हाथों यह टॉनिक भेजा है। अब आप आराम से महाराज की सेवा कर सकती हैं। शियाओ यी ने कहा है, यह गर्भ रोकने की दवा है, इसे पी लीजिए। तुम यहाँ एक काम करने आए हो और वैसे भी तुम माँ नहीं बन सकती। रुआन ली ने सोचते हुए पूछा, झाओ यी, सम्राट मुझे गर्भ रोकने की औषधि दे रहे हैं, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं नान यू की नर्तकी हूँ? शियाओ यी ने जवाब दिया, शुरू की साजिश का ज्यादा पता नहीं, इसलिए समझ नहीं आ रहा ये बुढ़ा क्या सोच रहा है। क्या बोलते बोलते झाओ यी ने उसे गर्भ रोकने वाली दवा पीते देखा और चीख पड़ी, अरे खोजाशु। मुख्य प्रबंधक ने संतुष्टि से कहा, रानी रुआन यह जानकर भी कि यह गर्भ निरोधक दवा है, इसे पीती है। सचमुच बुद्धिमान और प्रभावशाली। पीने के बाद रुआन ली ने कटोरा पटक दिया। धन्यवाद झाओ यी हैरान थे। रुआन शियाओली, तुम खुद पर बहुत कठोर हो। असल में झाओ यी ने ही उसे ये पीने को कहा था। ये क्या हो रहा है? युएन शू ने सिर झुका लिया। महारानी, अब आपने दवा ले ली है, कृपया आराम करें। यह सेवक अब विदा लेगा। युंगसियों की अपनी सोच थी, लेकिन हरम में मां न बन पाना एक दुखद अंत है। वो जन्म नहीं दे सकती
तो दूसरों से छीन सकती हो। बिन शेंग दौड़कर कंसोर्ट के पास आया और पूछा, यह क्यों पिया? बिन यू ने भी बहुत ज्यादा चिंतित होकर कहा, यह गर्भधारण को रोकने वाली एक खास दवा है। यह सुनकर रुआनली ने भी भौहें चढ़ाई, तो इससे भला क्या फर्क पड़ता है, मैं इसे पीऊं या नहीं? क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं उस डोम कंसोर्टियम अपने लिए बचने का एक रास्ता रखना चाहिए? अपना काम पूरा होने पर हम आम लोगों की तरह जी सकेंगे। रुआनली उन दोनों को तसल्ली देते हुए जबरदस्ती मुस्कुराई, ये कहते हुए, तुम्हें खुद मेरी तो छोड़ो, देन्यू पहुंचने के बाद मेरे जीने या लौटने का कोई रास्ता ही नहीं था। शियाओ ये अब अपनी रुआन शियाओली को अलग नजर से देखती थी। उसने असली मालिक की यादें अपनाकर बड़ी आसानी से उसकी नकल की। रुआन ली ने गंभीर होकर कहा, हम तीनों डेंग्यू बस हंगामा करने आए हैं, बाकी की फिक्र नहीं। वो दोनों मान गए। हाँ, आधे महीने बाद शाही बाग में वो नाचकर सम्राट को लुभा रही थी। पास खड़े हिजड़े ने तुरंत ही बात संभालने की कोशिश की। महान राष्ट्रीय उपदेशक, कृपया गुस्सा न हो। रानी रुआन महाराज और आपकी जरूरी चर्चा में दखल नहीं देना चाहती थी। सम्राट उसके नृत्य में पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे और उनके पीछे यान किंग कातिलाना इरादों के साथ खड़ा था। उसने दस्तावेज उठाते हुए मन में सोचा, जब ऐसी सुंदरी नाच रही हो तो सम्राट का ध्यान इन कागजों पर कहाँ होगा। एक भी अर्जी मंजूर नहीं की। जब से रुआन वुचांग आई है, सम्राट दिन रात बस उसी के साथ हैं और बेशुमार गहने लुटा रहे हैं। बाकी रानियों ने उन्हें देखा तक नहीं। अफवाह है। एक रानी ने सम्राट के लिए स्मारक लिखना सीखने को घर खत भेजा, पर वो नाराज हो गए। यान किंग तंग आ चुके थे। सम्राट सारे स्मारक नजरअंदाज कर अभी भी रुआन वुचेंग का ही पक्ष ले रहे हैं। हमेशा की तरह रुआन वुचेंग आखिर में बोले और महाराज को याद दिलाया कि जरूरी बातें करनी है। यह दासी अब विदा लेती है। सम्राट ने मुड़कर आखिर यान किंग को देखा। ओह राजगुरु, आप यहाँ हैं। रुको। हाँ, तो यह दासी आपके लिए चाय डालेगी। और राष्ट्रीय उपदेशक पियान किंग पहले ही बेचैन थे। जरूरी बातों के दौरान भी उपपत्नी को जाने नहीं दे रहे थे। लगता है अफवाहें सच हैं। सम्राट उससे एक पल भी दूर नहीं रह पाते। यान किंग भी फौरन काम पर लग गया। आधा महीना पहले दक्षिण में भयंकर सूखा पड़ा था। महाराज, आपके हुक्म के मुताबिक बारिश के वक्त की गणना हो गई है। यह सुन सम्राट सीधे हो गए। राजगुरु, क्या महीने भर में बारिश होगी? अगर हुई तो बांध खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काफी पैसा बचेगा। लेकिन अगर हुई, यान किंग ने टोका, कि 7 दिन में बारिश होगी और वो भी लगातार 5 दिन तक, सूखा खत्म हो जाएगा। सम्राट ने राहत की सांस ली। यह बहुत अच्छा है, अब बस बारिश का इंतजार करना है। यह सूखा इतना खतरनाक था, पर सोचा नहीं था कि ये इतनी आसानी से हल हो जाएगा। यान किंग को ये बात पसंद नहीं आई। भले ही बारिश हो, लोगों की गुजर बसर और राहत का काम तो करना ही होगा। महाराज सोचते हैं उसूलों पर टिके रहना आसान है। सम्राट शर्मिंदा हो गए। ऐसे सीधे इंसान से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह नानवुत यानली मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता, मुझे इसे काबू में रखना ही होगा। सम्राट ने तुरंत ज्ञापन यान किंग को सौंप दिए। अहम राष्ट्रीय उपदेशक, आप भविष्यवाणी करके बहुत थक गए होंगे। इन ज्ञापनों की वजह से मेरा सिर दुख रहा है। सम्राट ने लुआन वुचांग की ओर देखा और यान किंग के पास हुक्म मानने के सिवा कोई चारा न था। रुआन वुचोंग फुसफुसाई, महाराज, मैं आप दोनों के बीच में तो नहीं आ रही। ये दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ देख मुझ में और भी जोश आ जाता है। रुआन वुचेंग बोली, महाराज, आप बस मीठी बातें करना जानते हैं। सम्राट ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या मेरी प्रिय को सुनना पसंद नहीं? रुआन वुचेंग ने मजाक में जवाब दिया, तुम बहुत परेशान करते हो। उनकी बातें सुनकर तो किसी को भी उल्टी आ जाए। मुझे घिन आ रही है, क्या मैं थोड़ा रुक सकता हूँ? झाओ ही बड़ी दिलचस्पी से नाटक देख रहे थे। धैर्य रखो, सिस्टम छोड़ने पर कोई इनाम नहीं देता। यान किंग को स्मारक की समीक्षा के साथ ये कुत्ते का खाना भी खाना था, ठीक उनके सामने। कौन इसे महाराज, रनिवास को राजकाज से दूर रखें। कंसोर्ट रुआन को जाने दे। सम्राट बोले, मेरी प्रिय बस एक औरत है, उसके सुनने से क्या होगा? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। यान किंग ने उन्हें एक तीखी नजर दी। वो सुंदरता में अंधे हो चुके हैं, जरूरी गैर जरूरी का फर्क भी भूल गए हैं। यान किंग मेज पर हाथ पटक कर खड़े हो गए। आशा है महाराज एक शासक का धर्म याद रखे। यान किंग गुस्से में गया।
और पीछे सम्राट और रुआन वू चांग हंसते रहे। महाराज, इस दासी को बचाना मर्दानगी है। एक सुंदरी की तारीफ सबसे अच्छी चीज है। हाँ हाँ, सही कहा। आज रात प्रिया को इनाम मिलेगा। यान किंग बिना पीछे देखे सिर्फ वो यू यी को बुलाया। रुआन बुकिंग पर नजर रखो और खबर करते रहना। यू यी ने आदेश स्वीकार किया। जी हाँ, फूल हमेशा नहीं खिलते और हरम में औरत की कृपा भी सीमित है। लगता है रुआन बुकिंग के पास कुछ खास तरकीबें हैं। सम्राट इतने समय से बिना ओबे उसे पसंद करते हैं, जिससे सब जलते हैं। आधा महीना और बीता और अधिकारी अब और सहन नहीं कर पाए। सम्राट और रुआन वू चांग हर रात जश्न मनाते हैं और शराब पीते हैं। इसी कारण अक्सर सुबह की सभा में देर से आते हैं। आज तो बस सभा में हाजिर तक नहीं हुए। हाइफ, यह सचमुच बहुत ज्यादा है। अधिकारी का गुस्सा भी धीरे धीरे। सही राजा के बिना वो रुआंग वुचांग एक शैतान है। यान किंग शिकायतें सुन रहे थे। एक दासी देश तबाह कर रही है। अधिकारियों का सब्र टूट रहा था। वो रुआन वुचांग जरूर भेष बदली लोमड़ी है। सम्राट उस पर पूरी तरह मोहित है। वो राक्षसी संगिनी दरबार में दखल दे रही है। हमें सूची बनाकर सम्राट से उस राक्षसी को मारने को कहना होगा, वरना हालात बिगड़ेंगे। कांपते हुए यान किंग ने अपनी कुर्सी भींच ली। उसे मार डालो, यान किंग ने एक ठंडी आवाज में कहा। दरबार में ये हंगामा, तुम्हारा शिष्टाचार और मर्यादा कहाँ है? तुम्हें इस हालत में देखकर शाही निरीक्षक भी आखिरकार बोल पड़े। महामंत्री जी, कृपया आप इस मामले को देखिए। अगर उस दुष्ट उपपत्नी को मृत्युदंड नहीं दिया गया तो राज्य में बड़ा। तुम्हारी आंखों की चेतावनी से इंपीरियल सेंसर फौरन डर गया। मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझे तो नहीं लगता। तुमने मुड़कर निर्देश दिया, तुम सब यही चुपचाप रुको, मैं सम्राट को लाता हूँ। अधिकारियों ने बात मानी। हाँ, इंपीरियल सेंसर ने राहत की सांस ली और अन्य अधिकारियों ने सहमति जताई। ग्रैंड प्रीसेप्टर भी साथ हैं। आज वह दुष्ट उपपत्नी वुचिंग महल में मरेगी। वह अपनी आदत के अनुसार सम्राट को सम्मोहित कर रही थी। कल रात तुम कंसोर्ट रुआन के साथ पीकर मजे कर रहे थे। जब भी झाओ यी को देखता हूँ कुछ भयावह लगता है। सम्राट को भूल जाओ, तुम्हारा अंत निकट है लड़की। सारे अफसर तुम्हें दुष्ट बताकर मौत की सजा दिलाना चाहते हैं। ये छोटे मोटे शैतान मुझे क्या डराएंगे? फांसी हुई भी तो मैं मरने का नाटक कर लूंगी। इस खूबसूरती से मैं फिर चहेती बनूंगी और दरबार हिला दूंगी। झाओ यी ने चचकारा। तुम काफी शांत हो, है ना? फिर तुमने डेटा चेक किया? मुझे चिंता सम्राट के सुबह दरबार न आने की है। क्या नान युतियन ने इसे जाने देंगे? मूल कहानी में हीरो को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। वो ज्यादातर बेपरवाह रहता है और हालात बिगड़ने पर ही दखल देता है। फिर वो दरबार में और गड़बड़ करती है और हीरो हीरोइन के प्यार में पड़कर उसे नान्यू राष्ट्र ले जाता है। तो मतलब मिशन पूरा होने पर हीरो उसे बिल्कुल नहीं रोकेगा। खुश हो? बढ़िया। मुझे पसंद नहीं कोई मेरे मिशन में दखल दे, खासकर वो जिससे उलझना ठीक नहीं। आपके बोलते ही नान युए तियानली आपके महल में आ पहुंचे। बिंग यू ने जोर से आवाज दी। महाराज, क्या आप जाग रहे हैं? ग्रैंड प्रिसेप्टर आए हैं। अपने अस्तित्व के अभिशाप को सुनते ही सम्राट अचानक नींद से जाग उठे। काफी घबराए हुए आप सम्राट के पास गए और अपनी नाक बंद करके दूरी बनाने लगे। शराब की गंध बहुत तेज आ रही थी। कल रात आप दोनों ने बहुत ज्यादा पी थी। सम्राट हकलाए। ग्रैंड प्रिसेप्टर, आप यहाँ क्यों हैं? सवाल पर आपने भौहें सिकोड़ी। क्या आप अनजान बन रहे हैं? महाराज, मैं यहाँ क्यों हूँ? काफी सुबह हो चुकी है। वो बात काटते हुए बोली। महाराज, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? सिर दर्द है क्या? उसने जबान चटकाई। सिर दुख रहा है। मेरी प्यारी दासी, कल रात तुमने कितनी पिला दी? उसने बेमन से कहा। क्या महाराज मुझे दोष देंगे? उसने प्यार से ठोड़ी उठाई। मैं तुम्हें कैसे दोष दूं? तुम मुझे बहुत अजीज हो। आप तो जैसे गायब हो गए। आपने गुस्से में मेज तोड़ दी। सम्राट के दरबार में न होने से ज्यादा वजह सामने का घिनौना मंजर था। वह चौंक गया। ग्रैंड प्रिसेप्टर, कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज सुबह दरबार नहीं जा सका। आप इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि इस पर यकीन कर ले। तबीयत ठीक नहीं है? अगर तबीयत नासाज है तो शाही वैद्य को क्यों नहीं बुलाया? आराम क्यों नहीं कर रहे? हर दिन हरम में अपनी बेगमों पर उसने जल्दी जल्दी खुद को संभाला। महामंत्री, आपने अपनी नजरें झुका ली। महाराज, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको आत्मचिंतन कर इस मामले की जड़ तक पहुंचना होगा। झाओ यी, तुमने तो कहा था मेन लीड को फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम खुद हैरान हो। हाँ, मेन लीड को हुआ क्या है? कहानी फिर बदल रही है।
अधिकारी चौंक गया कि ग्रैंड प्रिसेप्टर कंसोर्ट रुआन से निपटना चाहता है। वो उससे कैसे निपटेगा? वो धीरे से बैठा और उसने कहा, उसे गद्दी से उतारो, ठंडे महल में भेज दो। यह मंजर जाना पहचाना है, मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? झाओ यी को बुरा एहसास हुआ, कहीं नान युए तियानली रुआन शियाओली को पसंद तो नहीं करता। उसे फांसी देना और ठंडे महल में निर्वासित करना, जाहिर है दूसरे विकल्प में उसके बचने का रास्ता। वह घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाई, महाराज इस दासी को बचाइए। मन में सोचा, ठीक से अभिनय करना होगा। सम्राट ने भी विनती की, यह बहुत कठोर है, कंसोर्ट रुआन बेकसूर है। महामंत्री दया दिखाइए, आप अपना धीरज खो रहे हैं। और हंसे, कठोर। आपकी बात ने सम्राट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या महाराज जानते हैं, अधिकारी रुआन मिरेन की मौत की मांग कर रहे हैं? उन्होंने सोचा, छी, अगर आज इससे नहीं निपटा तो अधिकारी इसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे नान यू तियानली पसंद नहीं, पर डोंग यू को ग्रैंड प्रीसेप्टर की जरूरत है। मैं उसकी बात नहीं टाल सकता। सम्राट को समझौता करना ही पड़ा। जैसा ग्रैंड प्रीसेप्टर कहे, वह रुआन मीरन को उपपत्नी पद से हटाकर ठंडे महल में निर्वासित कर दो। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, अपनी प्रिय उपपत्नी को यूं देख उन्हें भी दुख हुआ। दोष मुझे मत दो, तुमने ही ऐसा चाहा था। महाराज, सभी दरबारी मुख्य हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप वहां नहीं जा रहे क्या? ये सुनकर वो फौरन निकल गए। मैं जान गया, वो सिर्फ तुम दोनों थे। आपने बेचैनी से घूंट भरा और उससे कहा, अपना सामान बांधो और कोल्ड पैलेस चली जाओ। उफ, जिंदगी एक रंगमंच है, किरदार तो निभाना ही होगा। वो आंसू पोंछते हुए सुबकती है। महाराज, राष्ट्रीय गुरु इस अंत से खुश हैं। मेरा ये तमाशा काफी था। मैं कितनी अच्छी अदाकारा हूँ, मानना पड़ेगा। शायद कुछ आंसू काम कर जाएं। वो उसे सोच में डूबा देखता रहा। मेरे सामने ये औरत, इसकी आंखें तभी कितनी नरमी से देखती थी, और अब सिर्फ नफरत है। वो नजरें बचाकर खड़ा होता है। यूं मानना है मानो, पर रोने से कुछ नहीं होगा। सम्राट के जानने पर भी कुछ नहीं बदलेगा, और वो उसे छोड़कर चला जाता है। खुद सोचो। बाहर कोई ये रिपोर्ट करते हैं, महोदय, हमने जांच की है। रुआन मिरेन के महल में प्रवेश करने के बाद से कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है। वह अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। शुरुआत में सम्राट के पसंद करने पर चयन की रात को उसने रुआन मिरेन को गर्भनिरोधक सूप का कटोरा दिया और उसने पी लिया। यह सुनकर वो चौंक गया। गर्भनिरोधक सूप, वह सोचता है, गर्भ रोकने के और भी कई तरीके। फिर भी सम्राट ने अपनी रानियों में सबसे क्रूर को चुना। रुआन वू चांग को गर्भनिरोधक सूप पिलाना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ। उसे याद है उसने हाल ही में क्या कहा था, मैं सोच रहा हूँ। सम्राट की बहुत संतानें हैं, अब और नहीं। हर नई संतान मतलब और अराजकता। वो अभी उसे ही सोच रहा है। औरतों के लिए बांझपन की दवा क्रूर है। उसने चुपचाप सब मान लिया। माँ बनने की चाहत के बावजूद उसकी अपनी औलाद कभी नहीं होगी। वह चुपचाप चला जाता है। कर्म एक चक्र है। उसका सूप पतला होना चाहिए, पर अचानक उसका सीना क्यों धड़कता है? गुनाह का एहसास दबा दिया, पर ये दर्द क्यों? वो उठकर कपड़े झाड़ती है। महल में हमेशा घुटने टेकने पड़ते हैं। बहुत गुस्सा आता है। शाओ ही बोला, चालाक ली रुआन। शाओ ली, हीरो की कहानी रास्ते से भटकी है। ये बस एक इमोशनल लगाव है। आगे क्या हो कौन जाने। वो बैठकर पलटकर कहती है, झाओ यी, तुमने ही कहा था न कि अगर मैं हीरो को घिनौने तरीके से पटाने की कोशिश करूं तो वो मुझसे नफरत करेगा और हर रेखा पोस 700 ना समझ। मुझे समझ नहीं आता कि नान यू तियानली ऐसा क्यों करेगा। शियाओ ये कहता है, इसे समझने की कोशिश भी मत करो। तुम भला कैसे समझोगे? बस इतना समझ लो, भावनाएं दुनिया की सबसे पेचीदा चीज होती हैं। 7 भाव और 6 इच्छाओं में प्यार सबसे दर्दनाक है। वो चुप हो जाती है तो अपनी पोशाक ठीक कर आ भरती है। हर हाल में हीरो को मेरे पसंद आने से पहले मुझे विलेन का काम खत्म करना ही है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए शियाओ ये गुनगुनाता है, दुआ करो कि हीरो हीरोइन जल्द मिले ताकि हीरो तुम्हें भूल जाए। वो बेपरवाह बिस्तर पर लेटकर जम्हाई लेती है। आखिरकार अपने बिस्तर पर सो सकती हूँ। बिन यी और बिंग किंग आते हैं। देवी, पद से हटने के बाद ये मिशन कैसे जारी रहेगा? उन्हें पल भर भी चैन नहीं। मैं पुनर्जन्म मंत्र चलाऊंगी, पर सम्राट के पास मेरी जगह लेने को कोई अपना चाहिए।
उसकी बात सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं कि वो उनकी सोच समझती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों के भी भविष्य को लेकर अपने सपने हैं। अगर वाकई सम्राट के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारा यह सफर यही खत्म हो जाएगा। पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही पियान किंग आगे आ गई। देवी, आपने बदले की खातिर यहाँ बेझिझक 5 पन का काढ़ा पी लिया। आप मेरी मिसाल हैं और ये सेविका भी सम्राट के पास रहने को तैयार है। उसने तसल्ली से उसका कंधा थपथपाया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तरफदारी से कैसे बचना है। मिशन पूरा होने और सुरक्षित लौटने के बाद भी तुम शादी कर सकती हो। रेनू किंग ने आभार जताया। धन्यवाद, मेरी वह योजना का अगला कदम बताती है। बिंगयू, तुम मेरे साथ ठंडे महल चलो। मेरे बिंजिंग से जाने के बाद तुम दूसरी रानियों के पास जाना, सम्राट की कृपा पाने का मौका ढूंढना और फिर मुझे इस ठंडे महल से निकालने में मदद करना। उसने दृढ़ निश्चय से अपनी आवाज धीमी की। हम डोंग यू पर कहर बरपाएंगे। क्या दोनों ने हुक्म मान लिया? हाँ। अगले दिन ठंडे महल के सामने एक किन्नर बोला, शहंशाह को उस बेगम से बहुत लगाव है। मुझे यकीन है वो जरूर वापस आएंगी। फिर वो सोने की एक छोटी थैली देता है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। उस ठंडे महल में बिना पैसों के रहना ठीक नहीं। अगर कुछ खाना पीना हो तो वो हिजड़े पैसों के बिना कोई परवाह नहीं करेंगे और इसे स्वीकार कर लेते हैं। धन्यवाद हिजड़ा शू। हिजड़ा भी सिर हिलाकर जवाब देता है। अपना ध्यान रखिएगा लेडी। यह सेवक अब विदा लेता है। कंसोर्ट ली और उसके साथी मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। हा 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 हा। अरे ये कौन है? बेचारी इस वीरान कोल्ड पैलेस में एक नौकरानी को लेकर क्यों खड़ी है? पीछे पीछे कंसोर्ट रुई भी बोल उठती हैं। बहन कंसोर्ट ली, और कौन हो सकता है? इस जंगली जैसे चेहरे को देखकर साफ है कि ये वही नर्तकी है जिसे नान यू ने भेजा है। बिंग यू निराशा में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। जब वो चाहती थी तो ये लोग एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। अब उसे ठंडे महल भेज दिया है तो ये आने की हिम्मत कर रहे हैं। शायद इन्हें पता नहीं कि ये किससे मजाक कर रहे हैं। वो इन्हें अनदेखा कर ठंडे महल में चली जाती है। बस जोकर है, इन पर ध्यान देना बेकार है। सबको हक्का बक्का चिल्लाते हुए छोड़ दिया। अरे नोबल कंसोर्ट ली ने रास्ता रोका। ओ मेरे रुआन जी, ठंडे महल की इतनी जल्दी क्यों? हमें देखकर भी नमस्ते नहीं कहा। रुआन ली बस बेपरवाही से मुस्कुराई। मेरे ठंडे महल जाने में देर हो रही है। मुझे देर कराने का अंजाम भुगत पाओगी। नोबल कंसोर्ट लिन हक्का बक्का रह गई। कभी किसी को ठंडे महल जाने को शान समझते नहीं देखा था। और वो अब भी बात टाल रही थी। अभी भी समय है। ठंडे महल जाने की जल्दी क्या है? मीमी, क्या पता तुम कब बाहर निकल पाओ। क्यों न कुछ देर बाहर के नजारे देखे जाएं? रुआनी ने मन में आंखें घुमाई पर शांत रही। बाहर क्या देखना? सब देखा हुआ है। मैंने वो मंजर देखे हैं जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे। ये सुनकर औरतें जल भुन गई। वो अपने खास दिनों की शेखी बघार रही थी। इस पूर्व उपपत्नी की हिम्मत कैसे हुई हम फीस स्तर की पत्नियों से यूं जबान लड़ाने की? नोबल कंसोर्ट रुआन वुशुआंग, तुम अब ठंडे महल में पड़ी एक छोड़ी हुई रानी हो और मेरे सामने अकड़ने की हिम्मत करती हो। कभी चाहती थी तो क्या हुआ? वो सब कल की बात थी। भले ही यह महारानी अनुग्रह से गिर जाए, मेरी स्थिति दिल में अभी भी तुमसे ऊंची है। उसने ताना मारा। कम से कम मैं कभी तो प्रिय थी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आप किसी का मजाक उड़ाने की कोशिश करें पर सबूत देखना भूल जाएं? नोबल कंसोर्ट लिन निरुत्तर थी। तुम वह हकलाई। तुम्हें बस इसलिए पसंद नहीं किया गया क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही पसंद करने लायक नहीं है। अविश्वसनीय। देखो, ठंडे महल में होकर भी उपपत्नी के कपड़े पहने हैं। महाराज ने जरूर खास कृपा की है। वो इस कमीनी से इतना अलग बर्ताव क्यों कर रहे? रुआन ली तंग आकर अंदर चली गई। इतने समय बाद भी एक वाक्य नहीं बोल पाई। निंग वेलांग, उसके लिए वैद्य बुलवाया? बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं। शियाओ यी को यह बहुत मजेदार लगा। रुआन शियाओ ली, तुम्हारे तीखे शब्दों से महान कंसोर्ट ली मुंह से झाग निकालने लगी। ठंडे महल में नाटक पहले से ही पक रहा था। महाराज को प्रणाम, महाराज को प्रणाम। हाँ, आज रात महाराज की कृपा हुई। छोटी बदमाश। रुआन ली और बिंग यू ने धूल भरा दरवाजा खोला। हर जगह जाले, खांसी, बिस्तर लगाती हूँ। रुआन ली ने रोका। कुछ मत छो, चांदी देकर बाहर किसी से सफाई करवा लो। बिंग यू ने मना करते हुए उसे समझाया। मिस, मैंने थोड़ी सफाई कर दी है। हमारे पास ज्यादा चांदी नहीं, हमें किफायती होना होगा। रुआन ली ने यकीन से कहा। चांदी खत्म होने से पहले हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। शाही बाग में
कोई मछलियों को दाना खिला रहा था कि तभी एक सेवक उसके पास पहुंचा। राजकुमारी, मैंने सुना है नर्तकी नान यू को ठंडे महल में भेज दिया गया है। नौकर के कहने से पहले उसने सोचा, शुरू में सबके सामने बेशर्मी से नाच रही थी, तभी तो ये हाल हुआ। डोंगयू लिंगे, डोंगयू साम्राज्य की 10वीं राजकुमारी और मूल उपन्यास की नायिका, ने बीच में ही बात काट दी। चाहे कुछ भी हो, कंसोर्ट रुआन कभी पिता सम्राट की उपपत्नी थी। गपशप करना अनुचित है। वैसे भी वो तो बस एक नाच था। इससे कंसोर्ट रुआन या नानयू की महिलाओं का चरित्र कैसे तय हो सकता है? सेवक ने फौरन माफी मांगी। हाँ, इस सेवक ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। दूर खड़े नान वो तियानली सारी बात सुन रहे थे। डोंगयू लिंगर, सम्राट की 10वीं राजकुमारी। वो तारीफ में मुस्कुराए। स्वभाव से सीधी, पर अपनी हद जानती है। बहुत अच्छा। अचानक चूई रिपोर्ट करने आए, मेरे प्रभु, पोषण संबंधी पूरक ठंडे महल में कंसोर्ट रुआन को पहुंचा दिए गए हैं। कंसोर्ट रुआन के प्रवेश करने से पहले कई कंसोर्ट्स ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन रानी रुआन ने चालाकी से उन्हें उनकी जगह दिखा दी। ठंडे महल में आने पर उन्होंने वहां के नौकरों को कुछ चांदी दी। उसने बाकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस शून्य में घूरते हुए कुछ सोचता रहा। पहले मैंने खुद उसे महल भेजा, अब खुद ही ठंडे महल भी भेज रहा हूँ। उनके चेहरे के भाव देखकर चूई ने झिझकते हुए पूछा, मेरे प्रभु, क्या आप हाल ही में किसी बात को लेकर परेशान हैं? वो सोचने लगी, क्या मेरे प्रभु आजकल कंसोर्ट रुआन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हैं? और लौटते हुए कंसोर्ट रुआन ने स्वामी को जैसे रिझाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे स्वामी कंसोर्ट रुआन के लिए इतने चिंतित है, कहीं वो उनके आकर्षण में तो नहीं पड़ गए हैं? इस ख्याल से ही चूई थोड़ा डर गया। उन्होंने मुड़कर आदेश दिया, अब से तुम्हें उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं। तुम उसने चैन की सांस ली। मुझे पता था मेरे स्वामी को कंसोर्ट रुआन कैसे पसंद आ सकती हैं। उसने त्योरियां चढ़ाई, आजकल मेरा मन बेचैन है। यह जरूर रुआन वुशुआंग की वजह से है। उसे जितना देखता हूँ उतनी ही चिढ़ होती है। उसे बिल्कुल न देखना बेहतर है। कुछ दिनों बाद ठंडे महल में बिंगयू आई। मिस, खाना आ गया है। बिंगयू ने खाना रखकर वहां के हालात बताए और बी किंग ने खबर भेजी है कि 3 दिन पहले वो नोबल कंसोर्ट ली की दासी बन गई। कल रात सम्राट ने उसे पसंद किया, पर तुम्हारे सिखाए तरीके से वो बच गई। वो अब भी पवित्र है। अब वो किंग मैरिन बन गई है। ब्यू ने मुस्कुराकर कहा, बियान किंग भी तो काफी खूबसूरत है। रुआन ली ने दलिया लेते हुए ताना मारा, नोबल कंसोर्ट ली को तो सालों से किसी ने पूछा तक नहीं, और अब एक नई आई दासी सम्राट की चहेती बन गई है। वो गुस्से से जल भुन रही होंगी। मीनू खुशी खुशी कहानी सुनाते हुए खाना लाई। हाँ, सही कहा, बिंग किंग अब नई पसंदीदा है। ऐसी खूबसूरती कि कंसोर्ट ली जल रही होंगी। बाहर से बिंग किंग मदद कर रही है। मिस, आप जरूर कोल पैलेस से बाहर निकलेंगे। सम्राट तक पहुंचना है। बीन, बात मत बदलो। अरे, आज का खाना बहुत खास है, साथ में ये लाजवाब खुशबू वाला सूप भी। उसने सूप का कटोरा देखा और एक नजर में ही जान लिया कि कुछ गड़बड़ है। यह सूप जहरीला है। बेंगो चौंकर बोली, क्या? उसके कुछ और कहने से पहले रुआन शियाओली एक घूंट में पूरा सूप पी गई। यूं घबराकर बोली, मिस, मत पीजिए। आप जानती हैं इसमें जहर है। पर देर हो चुकी थी। उसने कटोरा बिल्कुल साफ कर। रुआन शियाओली ने बस इतना कहा, यह विषाक्त सूप हमारा अवसर है। हम ठंडे महल से बाहर निकल सकेंगे। अड़ी मुँह कुछ कहने लगी। इस पर रुआन शियाओली ने उसे रोकते हुए आश्वस्त किया, चिंता मत करो, भले ही मुझे जहर उतारना नहीं आता, कोई और कर देगा। इसी भरोसे में उसने वो पी लिया। शाओ ही उसकी बेपरवाही से डर गया। रुआन शियाओली बहुत हिम्मत वाली है। हीरो भले जहर उतार दे, पर दर्द तो सहना ही होगा। 1 महीने के सूप के बाद रुआन शियाओली के शरीर में अजीब बदलाव आए। यह जानकर कि कोल्ड पैलेस से निकलने का मौका आ गया है, उसने बो को हुक्म दिया, आधे महीने बाद ये असर दिखा रहा है। बस योजना के अनुसार चलो। बिन्यू मान गया। हाँ, बिन किंग की मदद से बिन्यू कई पहरेदारों को पार कर सम्राट और राष्ट्रीय उपदेशक तियान यी से मिले, जो अभी दरबार से लौटे थे। बिन्यू ने घुटने टेककर विनती की, महाराज, कृपया रहम करें और हमारी मालकिन को बचा लीजिए। यह सुनने के बाद सम्राट घबराए हुए ठंडे महल में पहुंचे। मेरी प्रिय संगिनी, बिना कुछ कहे
वह उसकी ओर झपट पड़े। मेरी प्रिय संगिनी, क्या हुआ? तुम अचानक बेहोश क्यों हो गई? कुछ कहो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तियानगी आगे बढ़ा और सम्राट को पीछे किया। महाराज, पहले मुझे उसकी नाड़ी देखने दीजिए ताकि रुआन मिरेन का इलाज जल्दी हो सके। सम्राट ने सुनकर रास्ता दे दिया। हाँ हाँ, पहले बेफिक्र थी। सिर्फ आधे महीने ठंडे महल में रहने के बाद उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? थोड़ी देर बाद वह बोला, रुआन मिरेन को जहर दिया गया है। यह बहुत ही भयानक जहर है जो धीरे धीरे जमा होकर एक खामोश मौत देता है और वह रोजा। सम्राट गुस्से से भड़क उठे। जहर? ठंडे महल में रहते हुए उसे जहर कैसे दिया जा सकता है? इसकी पूरी जांच करो, एकदम तह तक जाओ। उन्होंने तियानगी का हाथ पकड़कर विनती की। राष्ट्रीय गुरु, पर मेरी आपसे विनती है, रुआन मिरेन को बचा लीजिए। तियानगी ने गुस्से से उसका हाथ छटक दिया। महाराज, अपनी मर्यादा में रहिए। तियानगी ने आगे कहा, उसे ठीक होने के लिए ठंडे महल से जाने दें, लेकिन वह अपदस्थ रानी ही रहे। सम्राट ने चिंता से रुआन शियाओली की तरफ देखा। ठीक है, तो यही तय करते हैं। मैं चेंग एर को वू चांग महल वापस ले जाऊंगा। यह सोचकर कि सम्राट उसे बड़ी आसानी से ले जाएंगे, तियानगी ने उन्हें रोक दिया। इस वक्त उसे इसे हिलाना ठीक नहीं है। सम्राट चिंतित हो गए। तो अब क्या करें? तियानगी ने अपने औजार निकाले। मैं एक्यूपंक्चर से थोड़ा जहर निकाल देता हूँ, फिर उसे वुचिंग महल ले जा सकते हैं। उसने सम्राट से कहा, महाराज, मुझे रुआन मायरन को बचाने दें। आप मेरे साथ राजकाज पर लौटे, उसे कुछ नहीं होगा। उनकी सलाह के पीछे उसके अपने इरादे भी थे। सम्राट के जाने पर तियानयी ने कहा, गरम पानी लाओ। बिंग यू ने जी कहा। तियानयी ने शीशी से एक गोली निकाली और रुआन शियाओली को सहारा देते हुए बड़बड़ाया, लोग तुम्हें जादूगरनी कहते हैं। इतने गहरे जहर के साथ कौन जादूगरनी इतनी मूर्ख होगी? फिर उसने उसे गोली खिलाई। गलती से उसका हाथ उसके नर्म और ठंडे होंठों को छू गया। तियानयी चौंक गया और उसके अंदर एक अजीब सी उत्तेजना दौड़ गई। फिर वही एहसास, ठीक वैसा ही एहसास जैसा गुफा में उसके साथ अकेले में हुआ। उसने उसे धीरे से लेटा दिया। मेरी गोली ने तुम्हें आधी जिंदगी लौटा दी है। फिर उसने उसे पलटा। जहर निकालने के लिए सुइयां लगानी है, इसलिए तुम्हारे कपड़े उतारने होंगे। उसे यूं देखकर झूठ होगा अगर कहो दिल नहीं धड़का। ये देख, उसने फौरन उसे ढक दिया। ऐसे आराम से इधर उधर मत देखो, मैं सालों से इतना नहीं घब। एक्यूपंक्चर से उसे डिटॉक्स करते वक्त वो एक हल्की आह के साथ जागी। वो धीरे से उठी और पुकारने लगी, नेशनल प्रीसेप्टर डेरेन। उसे जागा देख उसने पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? उसने कमजोरी से जवाब दिया, बचपन से मुझे दूसरों से ज्यादा दर्द से डर लगता है। वो लगभग 5 सेकंड रुका। तो मैं सुइयां और धीरे लगाऊंगा। अपनी इस हालत में भी वो उसे जानबूझकर उकसा रही थी। क्या आप थोड़ा और नरम हो सकते हैं? पहले की सुइयां नरम क्यों नहीं थी? तुम मुझसे सिर्फ नफरत करती हो, है ना? उसने पूछा। तुम्हें वाकई लगता है मैं तुमसे नफरत करती हूँ? क्या ये दासी अब भी नहीं भूली कि मैं ठंडे महल कैसे पहुंचा था? अगर तुम यही सोचते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। और उसने आखिरी सुई मजबूती से लगा दी। जहर निकालने के लिए ये सुई जरूरी है, इसे और गहरा जाना होगा, इसमें मैं नरमी नहीं बरत सकता। वो छटपटाने लगी। तुम ये जान, शांति से बोला, मैं मिस यू नहीं। बाहर सब कुछ उलझा था, तेज रोशनी, जागती धुंध, पर वहशी भाषा। हे भगवान, ये धुंध और राष्ट्रीय उपदेशक, उसने समझाया। मैंने अभी दवा दे दी है। तुम्हारे दिल पर असर करने वाले जहर से तुम नहीं मरोगे। 2 महीने एक्यूपंक्चर से ये जहर धीरे धीरे निकल जाएगा। उसने सुइयां निकाली और काला खून टपका। यही जहर है। याद रहे, ठीक होने की इस पूरी अवधि में अपना पोषण करना बहुत जरूरी है। यह सुनकर उसने व्यंग भरी नजरों से उसे देखा। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे 2 महीने तक राष्ट्रीय उपदेशक के सामने कपड़े उतारने होंगे? उसने धीरे से उसने दर्द मिटाया और वो बहुत कमजोर हो गई। गलती से पेट पर हाथ लगने से अजीब लगा, लेकिन जहर उतारना आसान नहीं था, सो वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे सका। उसे वो भोली लगी, लेकिन उसने हर शब्द पर जोर दिया।
राष्ट्रीय उपदेशक, डैरेन, जरा संभल कर, मेरे पेट को मत छूना। डॉक्टर को भी मर्द औरत के हाथ न छूने का नियम मानना पड़ता है। ये बेइज्जती का एहसास बहुत बुरा था। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? बिल्कुल नहीं। वो अपनी जिंदगी पर सवाल करने लगा। हमारा ये कैसा कर्मों का बंधन है? मुझे किसी ज्योतिषी को दिखाना ही होगा। दरवाजे के बाहर बेंग ने सोचा, अब इतनी शांति क्यों है? बाहर आकर उसने बताया, वह अभी ठीक है। जहर का असर धीरे धीरे कम होगा। बाद में बेंगयू ने चौंक हाँ कहा। उसके कान पूरे लाल हो गए थे। उसने जरूर कुछ ऐसा कहा कि वो निशब्द रह गया। यह तो बेंगयू ने भी देखा। राष्ट्रीय उपदेशक का चेहरा इतना लाल क्यों है और इतनी तेजी से चल रहे हैं जैसे कोई भूत पीछे पड़ा हो। बेंगयू ने भी ये देखा, चेहरा इतना लाल और इतनी तेजी से चल रहे हैं। शियाओ यी ने देखा और रुआन शियाओली को चिढ़ाया। तुम जानती थी कि वह तुम्हें बचाने के लिए आएगा, है ना? तुमने नायक के थोड़े प्यार और अपनी मुसीबत की चाल से खुद को ठंडे महल से निकाला। वह गिर पड़ी। नायक रास्ता रोक भी सकता है और बना भी सकता है। वो उसे बखूबी समझती थी। नान बूतियानली रूखा है पर बहुत वफादार है, बड़ा दुर्लभ। शियाओ यी ने उसे नाम भी दिया, ग्रीन टीवी ETCH। एक्यूपंक्चर की बात याद कर उसने सोचा, पता नहीं तब मेरा दिल इतना बेचैन क्यों था। उसने अपना सीना छुआ। ये शक होने पर कि वो क्या सोच रही है, शियाओ यी ने उसे याद दिलाया। हाँ रुआन शियाओली, मैं बस याद दिला रहा हूँ। हीरो रोज तुम्हें एक्यूपंक्चर देने आएगा और तुम जितना मिलोगी वो उतना ही तुम्हारी ओर खिंचता चला जाएगा। उसे अचानक एक बात का एहसास हुआ। सही कहा शियाओ यी, इस दुनिया के हीरो हीरोइन ने तो अब तक डेटिंग शुरू भी नहीं की। यह सुनकर शियाओ यी बस सिर खुजलाता रह गया। वे मिले तो हैं पर उनके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं। हीरो हीरोइन का रोमांस खोंगे से भी धीमा है। सच में अगर फीलिंग्स होती तो इतना धीमा न होता। ये सुनकर उसने त्योरियां चढ़ाई। अजीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शियाओ यी ने परवाह नहीं की, बस गौर से देखती रही। रुआन शियाओली, नायक स्क्रिप्ट से भटके तो फर्क नहीं पड़ता, पर अगर उसे नायक से प्यार हो गया तो मजा आएगा। फिर मुझे उसे हटाना होगा। हे जिनशु महल में बर्तन टूटने की आवाज गूंजी। कंसोर्ट ली चीख उठी। वह वहां जहर से मरी क्यों नहीं? वह ठंडे महल से बाहर कैसे निकली? मैंने खाने में जहर मिलाने को कहा था, सुना नहीं तुमने? वो मुझे जिंदा नहीं चाहिए, सेवक ने घबराते हुए समझाया। हुजूर, कंसोर्ट ली या जहर मैंने ही दिया है। वही जहर बहुत तेज है। कंसोर्ट रुआन कब से खा रही हैं, शाही हकीम भी नहीं बचा पाएंगे। कंसोर्ट ली मुड़ी। बहुत अच्छा, याद है क्या कहा था? अगर वो चुड़ैल नहीं मरी तो तुम उसकी जगह लोगे। उसके पीछे खड़ा नौकर डर से कांप उठा। कंसोर्ट ली ने सोचा, कागज और स्याही तैयार करो, मैं भाई को खत लिखकर उस चुड़ैल की वापसी रुकवाऊंगी। यूचेंग में उसने उसका ध्यान से एक्यूपंक्चर किया। वाह! उसने उसे सुइयां लगाते देखा और पूछा, अगर मैं इतनी देर एक्यूपंक्चर करवाऊं तो क्या भविष्य में सिर्फ मेरा शरीर देखकर आप बता देंगे? वह ध्यान से हर सुई लगा रहा था। अच्छी दवा लगाना, निशान कुछ दिनों में चले जाएंगे। भविष्य? भाग्य बहुत खराब है, जीवन भर की कठिनाई। वह जिज्ञासु थी। ओह, क्या मेरा भाग्य अच्छा नहीं? उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अभी जब उसकी किस्मत का हिसाब लगाया, उसे तो अकेला और बेसहारा होना चाहिए था। लेकिन गौर से देखे तो पुनर्जन्म के बाद उसकी किस्मत अच्छी हो गई है, मगर अब भी उसकी उम्र कम होने का संकेत है। शायद उसकी होने वाली मौत की वजह ये शाही महल है। वो थोड़ा असहमत था। तुम पूरी तरह से भाग्यहीन नहीं हो। वह मुस्कुराई। ओह, तो मतलब कुछ अच्छा भाग्य है। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली कि रुआन वुशुआंग का जीवन भी भाग्यशाली है। काम खत्म होते ही उसने साफ साफ उसे निकाल दिया। हाँ, सही कहा। अगर राष्ट्रीय उपदेशक का काम हो गया तो आपको और नहीं रोकूंगी, आप जा सकते हैं। उसने गंभीरता से पूछा, युआन वुशुआंग, तुम उसकी जांच करने डोंग यू क्यों आए हो? तुम्हें नान यू के सम्राट ने यहाँ किस खास मकसद से भेजा है? उसने उसे गौर से देखा। उसकी आने वाली मौत का रिश्ता शाही महल से है और उससे भी ज्यादा खुद उसी से। शायद मैं इस मुश्किल में उसकी मदद कर सकूं। वो उसे देखकर हल्का मुस्कुराई। राष्ट्रीय उपदेशक, आप बहुत साफ कर रहे हैं। क्या आपको मुझ पर जासूस होने का शक है? मैं बस थोड़ी सुंदर हूँ,
इसलिए मुझे चुनकर डोंगयू लाया गया। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। वह और करीब आ गया। ये महल तुम्हारी किस्मत के लायक नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं। अगर तुम्हें डोंगयू जबरन लाया गया है और जाना चाहती हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। उसने साफ साफ कहा। मैं नहीं। वो एक पल को रुको, मैं क्या कर रहा था? मैं उसकी मदद क्यों करना चाहता था? आखिर क्यों? वो नुक्स निकालती हुई पास आई। राष्ट्रीय उपदेशक, यह बड़ा अजीब है। सम्राट की पसंदीदा होकर इतने साल नर्तकी रही, अब रखैल बनकर कोई मुझे नीचा नहीं देखेगा। उसने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, तुम्हें सत्ता से प्यार है? उसने पलट कर कहा, किसे नहीं है? मुझे पैसे से प्यार है, और अब जब ये मेरे हाथ में है तो कौन औरत सम्राट की कृपा और हरम पर राज करना चाहेगी? उसका चेहरा अजीब सा बिगड़ गया। उसने यकीन से कहा, तुम्हें पद से हटा दिया गया है। राष्ट्रीय गुरु के अनुसार मेरी सुंदरता और कौशल से मुझे पद वापस पाने या महारानी बनने में कितना समय लगेगा? उन्होंने नजरें चुरा ली। उनका दिल दर्द से तड़प उठा, मगर वो यही नहीं रुकी। उसे अंत तक आजमाने का फैसला कर चुकी थी। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे ये शक पसंद नहीं कि मैं फौलाद का नहीं बना। मैं बस एक आम इंसान हूँ, तुम्हारी तरह महान नहीं। तो क्या राष्ट्रीय उपदेशक मेरे जवाब से संतुष्ट हैं? वो उठे और जाते जाते याद दिलाए, उम्मीद है तुम्हें एक दिन पछतावा नहीं होगा। वह दृढ़ थी। मुझे पछतावा नहीं होगा। वो अचानक कुछ पल रुका, फिर तेजी से जाने लगा। उसके मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। कम उम्र उसकी अपनी समस्या है। शियाओ यी की छठी इंद्री। रुआन शियाओली, तुम जानबूझकर मुख्य पुरुष पात्र को उकसा रही हो। उसने अपना चेहरा घुमा लिया, खुद से कहा, उसकी नीयत साथी लिंगी है। डोंगयू को मुझ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने सोचा, मुझ जैसे मतलबी को कौन पसंद करेगा? पर मैं दुखी क्यों हूँ? उस शैतान को जरूर कुछ अंदाजा हो गया होगा। हीरो अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं था, लेकिन रुआन शियाओली के उकसाने पर बात बिगड़ सकती है। अगर वो रुआन शियाओली के जज्बात समझ गया तो बड़ा तमाशा होगा। राष्ट्रीय उपदेशक का एकांतवास बड़ी बात है। पिछली बार 5 साल पहले 1 साल के लिए गए थे, पता नहीं इस बार कितने वक्त के लिए। वुचेंग महल में वो शराब मिला रही थी। जब बीनमू बताने आया, महारानी अभी अभी एक खबर आई है, राष्ट्रीय उपदेशक एकांत में है और उन्होंने रेंजिए से आपकी एक्यूपंक्चर के लिए वैद्य भेजा है। शियाओ यी मुस्कुराकर बोले, अगर तुमने हीरो को एकांत में भेज दिया है तो डोंगयू को तबाह करने का तुम्हारा मिशन जारी रह सकता है। उसने हेयरपिन उतारकर कहा, मम्मा, आज रात से मैं नानयू के सम्राट के लिए धीमा जहर तैयार करूंगी। बाहर से घोषणा हुई, सम्राट आ गए हैं। तभी वह अपने बालों की पिन से जाम में शराब घोलने लगी। यह देखकर शियाओ यी का चेहरा बिगड़ गया। तेज जहर भी ठीक है, वैसे भी नानयूए का यह गुप्त विष आसानी से पता नहीं चलता। उसने हेयरपिन वापस बालों में लगाई। नहीं, मैं इसे धीरे धीरे करना चाहती हूँ। मुझे ये प्रोसेस पसंद है। सम्राट गुस्से में अंदर आए। हम बुढ़ा रूढ़िवादी, ना इज्जत देता है ना पहचानता। उसने फिक्र जताते हुए सलाम किया। महाराज, आपको किसने नाराज किया? अपनी दासी को बताएंगे, मन हल्का हो जाएगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। चेंजर को बता सकते हैं ना, अब तबीयत बेहतर है। वो कतराकर दूसरी तरफ मुड़ गई। महाराज बैठिए। वो असहज होकर बैठ गए। चेंजर, अब हम पर शक कर रहे हो? राजगुरु ने एकांत में जाने से पहले हमें एक संदेश भेजा। सबूत साफ है, हमें ये पता ही नहीं था। कंसोर्टली हरम में राजकुमारों और शाही पत्नियों को नुकसान पहुंचा रही थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। नान वो तियानली, वो मुझसे नाराज होकर गया था, फिर मेरी मदद क्यों कर रहा है? उसने अपनी रूखी आवाज में कहा। और तो और, कंसोर्टली के भाई कमांडर उतास ने आम लोगों की हत्या की, प्रोजेक्ट्स में गबन किया और काले बाजार में हथियार भी बेचे। सम्राट तो घृणा से कांप रहे थे। आम लोगों को तकलीफ देना कोई बड़ा जुर्म नहीं है। हमने अनदेखा किया, पर उसने बगावत की, इसलिए उसे मरना ही होगा। उसने उसे शांत किया। महाराज, आप बुद्धिमान हैं। ऐसों पर गुस्सा कर अपनी सेहत खराब ना करें। वह बहुत नाराज थी। आम लोगों को सताना कोई बड़ा अपराध नहीं है। उसने मेज पर हाथ पटका। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि दरबारी देश को नुकसान पहुंचाने वाली रानी का बहाना बनाकर हम पर दबाव डाल रहे हैं। रानी लाई हमारी प्रिय रानी को उसे ठंडे महल से सेहतमंद होने के लिए बाहर निकालना स्वाभाविक ही है। महाराज, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर कहने में थोड़ी झिझक रही हूँ। कहो, ये झिझक कहो। यहाँ हमारे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है।
इस दासी को लगता है कि अधिकारी गलत और बदतमीज हैं। सम्राट हैरान थे। उसने आगे कहा, ये अधिकारी दरबार में किसी पर भी उंगली उठाते हैं। आपकी दयालुता ने ही उन्हें इतना दिलेर बना दिया है। महाराज, आप दुनिया के सबसे सम्मानित स्वामी हैं। आपका हर काम सही है। वो खुश थे, मानो बरसों बाद कोई अपना मिल गया हो। चेंज, केवल तुम ही हमें समझते हो। उसे घिन आई और वो चुप हो गई। धिक्कार है सम्राट। गड्ढा खुदते ही वो उसमें कूद जाता है। उसने फौरन चाय का कप पेश किया। महाराज, जो चाहे करे। आप स्वर्ग पुत्र हैं, डोम यू का आकाश। आप जो कहे वही होगा। सम्राट ने फौरन ले लिया। हमें उन अधिकारियों पर अपनी सत्ता दिखानी चाहिए। कंसोर्ट ली के भाई बहनों को फांसी दें और हमारे प्रिय कंसोर्ट का पद बहाल करें। कल दरबार में प्रिय कंसोर्ट को हमारे बगल में बैठाएं। उसने एक ही घूंट में इसे खत्म कर दिया। झाओ यी ने, महाराज धन्यवाद। किसी सम्राट को बहकाकर मूर्ख बनाना सिर्फ उससे ऊटपटांग काम करवाना नहीं होता। पीना खत्म करने के बाद उसने प्याला फेंका और उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज में वैशीपन था। ओह, सच में सबसे जरूरी है उसकी सोच को खत्म करना, क्योंकि यही इंसान को सच में अपंग बनाता है। उसने हाथ हिलाकर कहा, महाराज जल्दबाजी न करें, आप बेहोश होने वाले हैं। फिर वो पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसने अपना हाथ हिलाया। गनीमत है, मैंने पहले ही उंगली में नींद का पाउडर छुपा लिया था। जाओ यी, जरा खांसो। ये बुढ़ा हमेशा मचल जाता है। लगता है तुम्हारा टोफू जल्द ही चोरी हो जाएगा। उसने ध्यान से अपने हाथ धोए। इसे नजर न लगाओ। बिन यू गंभीर चेहरा लिए पास आई। मिस, मास्टर का नया आदेश आया है। उसने उसे लेकर खोला और पढ़ने लगी। तत्व की एक सूची। प्रधानमंत्री शांगशी, सेंसर की यानडालू, गार्ड मा जोंग झेंग और असबल प्रमुख लियू युआन किंग। ये सब दरबार के बड़े ओहदेदार हैं। रियान यू चिंतित थी। देखो, भले ही राजधानी में नान यून के जासूस हमारा साथ दे दे, फिर भी लिस्ट में सबको मानना बहुत मुश्किल है। उसने सबूत बिखेर कर कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। जाओ, दिया किंग से कहो वो सम्राट को बहकाकर जहर दे और जल्द से जल्द सम्राट के शरीर को नष्ट कर दो। हत्याएं मैं देख लूंगा। यह सुनकर बिन्यून चौंक गई। मिस के, अकेले जाना बहुत खतरनाक है। क्या तुम्हारी मिली जुली कलाएं मुझसे बेहतर हैं? यू चुप हो गई। यू ने सोचा, हाँ सही है, हमारी कलाएं तुम्हारे आगे कुछ नहीं है और हम तुम्हें मुसीबत में डाल सकते हैं। फिक्र मत करो, राजधानी में कोई मेरे पीछे लगा है, मुझे कुछ नहीं। और गहरी सोच में पड़ गई। बस नान यू तियानली को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन दरबार में मंत्री एक एक करके बोलने लगे। महाराज, आप आजकल दरबार में देर से आते हैं और कभी कभी सुबह का दरबार भी रद्द कर देते हैं। रुआन मिरेन दरबार में उथल पुथल मचा रही है। मुझे आपकी सेहत की चिंता है। महाराज, जिसे हटा देना चाहिए। आप उस रुआन मिरेन को बढ़ावा देकर उसके लिए बू चांग महल क्यों बनवा रहे हैं? अब मुझे डराना आसान नहीं है। सम्राट ने, मैं रुआन मिरेन को महारानी बनाऊंगा और किंग मिरेन को उपपत्नी। सेवक लांग लेडारन ने ऐतराज किया। महाराज, यह मुमकिन नहीं। वे दोनों ही नान यूए से हैं और किंग मिरेन तो पहले रुआन मिरेन के साथ हुआ करती थी। ये लोग दरबार में बाधा डाल रहे हैं, जरूर मिले हुए हैं। सभी मंत्रियों ने विनती की, महाराज, इन मोहक संगिनियों को मृत्युदंड दे। पर सम्राट ने एक न सुनी। खौफ, छोटी सोच। नान यू ईमानदारी से सुलह करना चाहते हैं, पर आप उनके भेजे गए लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं। अगर नाम यू को पता चला और दोनों देशों में जंग छिड़ी तो दोषी आप ही होंगे। सेवक लैंगली का दिल टूट गया। महाराज, कृपया फिर से सोचिए और कोई अनहोनी न होने दें। क्षणिक आवेग में सम्राट ने मुझसे यूं बात करने की गुस्ताखी की। लियान किंग वाकई बूढ़ा और सठिया गया है। अभी के लिए तुम्हारी जान बख्शता हूँ। पदमुक्त होकर घर लौट जाओ। लांगली झोंग पर बिजली गिरी। क्या यह? मंत्री हैरान होकर चर्चा करने लगे। लॉर्ड ली को बर्खास्त कर दिया गया। अरे, लॉर्ड ली दो राजवंशों के अनुभवी। बगल के कमरे से वह चुपचाप मंत्रियों की चर्चा सुन रही थी। यमराज बंदर को डराने के लिए मुर्गी मार रहे हैं। राष्ट्रीय गुरु एकांत में हैं। अब सम्राट पर किसी का बस नहीं। वो भ्रमित हैं और मोहक दासियों के बहकावे में आ गए हैं। डोंग्यू दरबार एक पिंजरे जैसा है, जहाँ किसी में अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं। सबको डर है कि दरबार में अगला खून उनका ही बहेगा।
महल में इसी बात की चर्चा है। सुना तुमने? सम्राट ने दरबार में विरोध करने वाले अधिकारियों को खुद मारा है। दूसरे व्यक्ति ने खांसकर जवाब दिया। सारे दरबारी डरे हुए हैं, खून बहा है। अब किसकी हिम्मत है जो यकीन न करे? विरोध करने की तो सुन फेंगचेंग हमेशा रुआन की चापलूसी करता था, पर जुबान फिसलने से हुआन यीफे ने सम्राट के कान भरे और उसे जहर दिलवा दिया। आधे महीने बाद वो चांग महल में वो उसे औषधि बनाते देख रहा था। चेंग एर, तुम्हारी बदौलत मैं सम्राट हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? महाराज, आप तो हमेशा से सम्राट थे। पहले मैं नाम का सम्राट था, मुझ पर हर जगह बंदिशें थी, पर अब सब अलग है। अब मैं जो चाहूँ पर सम्राट ऐसा ही होता है। उन्होंने मुड़कर कहा, चिंगेर, कल मेरे साथ दरबार चलो, साथ ड्रैगन सिंहासन पर बैठो। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें सबसे ऊंचा सम्मान दूंगा। वह झिझकी। अगर मंत्री नहीं माने तो? उसकी आंखों में कातिलाना नजर थी। मानना मत, मार डालो। शियाओली, डर गए हो? लगता है आगे कई लोग मरेंगे। रुआन शियाओली, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? वो हल्के से मुस्कुराई। यह क्या है? लिस्ट के आधे से ज्यादा मंत्री तो मैंने खत्म कर दिए। मैं खलनायक हूँ। उसकी आंखें अजीब सी ठंडी थी। मैं जिन्हें मारता हूँ वे मरने के ही लायक हैं। शियाओ ही सहमत हुई। सही कहा। चापलूस सुन फेंग चांग दल बदलू है। वो मरे तो कोई अफसोस नहीं। तभी सम्राट ने उसका खनखनाता कंगन उतारा। मेरी प्रिय उपपत्नी का यह कंगन तो कितना प्यारा है। वो बोली, यह बस तांबे का है, कोई खजाना नहीं। इसे मुझे वापस दो। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराया। नहीं। वो बुरी तरह घिर गई। तभी एक हाथ ने उसे रोककर धकेल दिया। हीरो तो जरूरत पड़ने पर ही आता है। उसने नाम पुकारा तो नान यू तियानले चौंक गया। सम्राट ने उसे देखकर हकलाते हुए कहा, राज्य राज्य आचार्य, आप एकांत से बाहर आ गए। आपने हमें बताया भी नहीं कि आप महल आ रहे हैं। अब हम। उनका चेहरा मुरझा गया। तो अब महाराज को दिखावे का भी पता है। अगर पता था तो पिछले 2 हफ्तों से दरबार क्यों नहीं लगाया? गुस्से से उसका चेहरा तना था और वो बोलता रहा, टांग वंश आपके हुक्म पर अफसरों के सर काट रहा है। महाराज, आपकी सत्ता तो काफी बड़ी है। क्यों? तुरंत रानी रुआन को समाप्त कर दो, जिसने उसे खींचकर ले जाया। सम्राट से ठीक उसी तरह कह दिया। आज से रुआन यूटोंग मंदिर की पवित्र कन्या बनकर रहेंगी और दुनिया के लिए प्रार्थना में शास्त्र पढ़ेंगी। रुको, उन्होंने ये मांगा नहीं था। उन्हें तो पता भी नहीं कि पवित्र कन्या क्या होती है। तो वो झाओ ही से पूछती है, पवित्र कन्या, क्या यह मेरे सिर को मुंडवाकर नन बनने जैसा है? सर्दियों में अपना गर्म पेय पीते हुए उसके पूछने पर उसने जवाब दिया, नन नहीं, बल्कि एक दिव्य कर्मचारी। राज्य उपदेशक पवित्र कन्या ट्विट्स से ज्यादा अलग नहीं। ट्विट्स हीरो बातें बनाने में माहिर है। उसे महल से निकालने के लिए सम्राट ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और खड़े होकर सीधे कोसने लगे। नान यू तियानले, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। हमारी जगह फैसले लेने की हिम्मत करते हो। क्यों न आप इस ड्रैगन सिंहासन पर बैठ जाएं? यह कहते ही उसका सिर चकराया और वो बेहोश हो गया। पहाड़ से निकलने से पहले उसने बस उसे एक नजर देखा। मैं जानता था कि डोंग यू ज्यादा दिन नहीं जिएगा। लगातार युद्ध से प्रजा का गुजारा मुश्किल है, इसलिए मैं राज्य उपदेशक सालों से डोंग यू की उम्र बढ़ा रहा हूँ। लेकिन देश की किस्मत का कोई भरोसा नहीं। एक पल 100 साल की शांति, तो अगले ही पल देश का विनाश हो सकता। बस कुछ ही महीनों में डैन यू की किस्मत तय हो जाएगी। कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह विभाजित दुनिया भी एकजुट हो जाएगी। बाद में मैं डोंग यू और नान यू को एक करने में मदद करूंगा और डोंग यू के लोगों के रक्षा का फर्ज भी निभाऊंगा। ठीक है। उसने धीरे से उसकी खनकती हुई चूड़ी उठाई। बाकी चीजें जैसी होंगी देखी जाएंगी। फिर वो उसके करीब आ गया। मैंने सोचा था दुनियावी इच्छाएं मुझे कभी नहीं डिगा पाएंगी, और अगर कोई पसंद आती तो एक पवित्र लड़की। लेकिन रुआन यूफांग से कुछ उलझनों के दौरान ही मेरा दिल बहुत पहले पिघल चुका था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। शायद ये कोई जाना पहचाना एहसास था जो अब उसकी रूह में खिल उठा था। तो क्या हुआ अगर उसे पैसे और ताकत से प्यार है? वो पसंद है तो बस पसंद है। ये अकेलापन, दिल की बेचैनी और उथल पुथल आखिर आई कहाँ से? मैं अब समझा। उसने उसका हाथ थाम लिया। अब मैं जी जान से उसकी हिफाजत कर इस मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। उसने वापस कंगन पहनाकर धीरे से कहा, डोंग यू, मैं इसे अब नहीं बचा सकता, लेकिन उसे मैं जरूर बचाऊंगा।
एक शब्द जिसने 100 को हिला दिया। वो इस बात से प्रभावित लग रही थी, हालांकि वो बहुत होश में थी। नजरें चुराते हुए, राज्य उपदेशक, आप ये किस तरह की बकवास कर रहे हैं? मुझे किससे बचाना है? वो ठान चुकी थी, बस कुछ और हत्याएं और उसका मिशन पूरा हो जाएगा। अब कोई गड़बड़ नहीं। उसने बिना कुछ कहे उसे तुरंत उठा लिया। शियाओ यी ने उसे याद दिलाया, शांत रहो रुआन शियाओली, हीरो अब तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स समझ चुका है। अब उसे गुस्सा दिलाकर भगाना आसान नहीं होगा। उसने धमकी दी, इस महारानी को रिहा करो, वरना यह महारानी अपनी मौत से अपनी सच्चाई साबित करेगी। उसने उसे तसल्ली दी, घबराओ मत। क्या तुम्हें रुतबा और दौलत, पवित्र कन्या का दर्जा, प्रिय उपपत्नी और महारानी से भी ऊंचा है? मंदिर की दुनिया भर की संपत्ति को वो आजादी से इस्तेमाल कर सकती है। उसने पूछा, तुम खुश हो? उसे क्या पता था कि वो खुद अपनी कब्र खोद रही है। उसने उसकी बातें सुनी ही नहीं, बल्कि उससे सहमत भी हुआ। वह खुद से डर गई थी और उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। खैर, अभी सोचना ये है कि प्लान कैसे बदलें और विलेन मिशन हमेशा की तरह पूरा करें। अचानक उसके दिमाग में एक और विचार आया, रुको, महल छोड़ना हत्याओं के लिए और भी सुविधाजनक है। यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। पहले महल में मुझे हत्या के लिए आधी रात को भागकर बाहर जाना और फिर वापस लौटना पड़ता था। इस बीच कई मुश्किलें आईं और शाही रक्षक भी लगभग सतर्क हो गए थे और शियाओ यी ये सब देखकर मजे ले रहा था। ओह, तो मतलब अगला मिशन सम्राट की जगह राज्य उपदेशक को रिझाना है। मन में अभी आए इस ख्याल से वह भी पूरी तरह सहमत थी। बिल्कुल सही। मैं पहले नान यू तियानले का DR विश्वास जीत लूं, तो मंदिर में आना जाना आसान हो जाएगा। इससे बाकी मंत्रियों को मारना भी आसान होगा। उसे कुछ और न कहते देख उसने यू तांग को पुकारा। उसने हेयरपिन वापस बालों में लगा ली। छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने अपनी चाल बदल दी। सम्राट को जहर देना बिन्यू पर छोड़ दो। उसने उसका सहारा लिया। वह वाकई में पक्की थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह वाकई मान गई थी। उसने सच में सब अच्छी तरह सोच लिया था। उसने सोचा कि नान यूए कियानले का भरोसा कैसे जीता जाए और वह उसे सभी अफवाहों के बीच बाहर ले गई। महामंत्री अभी ये सोचकर अंदर घुसे कि कुलीन पत्नी रुओंग तो मर चुकी है, पर अब वो खुद ही उन्हें गोद में उठाकर बाहर ला रहे हैं। गोद में? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब नान युआन। आपको क्या लगता है? शियाओ यी ने जबान चटकाई। ये हीरो पक्का कुछ करने वाला है। नान युआन उसके घर से बस एक दीवार दूर है। उसने पूछा, ग्रैंड प्रीसेप्टर, क्या मैं अपना आंगन उसने जवाब दिया, नान युआन बड़ा और आलीशान है, फूलों से भरा है और झील किनारे एक मंडप भी है। क्या तुम्हें यह सब पसंद नहीं? उसने बेरुखी से मुंह फेर कर कहा, नहीं, मुझे नहीं। क्या दिव्य मंदिर की देवी को अपना महल चुनने का हक नहीं? मुझे बेयुआन में रहना है। वो कोई पागल नहीं जो उसके बगल में रहे। नान यू तियानली से दूर रहकर रात में हत्याएं करना आसान होगा। उसने उदासी से आ भरी। पाइवान उसके निवास से सबसे दूर था। क्या वह उससे इतना बचना चाहती थी? उसने क्वयी को बुलाकर काम सौंपा कि संत को हर चीज सबसे अच्छी मिले, खाना, कपड़े, घर और सवारी। उसकी मालिक की तरह सेवा करो और पसंदीदा स्नैक्स भी तैयार रखना। सर्दी बढ़ रही है। शियांग से मोटे सुंदर कपड़े सिलवाकर जल्दी भेज दो। चुई ने स्वीकार किया। जी। लगातार अजीब बातें देखकर क्यूई अब अनुभवी बन गई थी। उसे ग्रैंड प्रीसेप्टर की रुआन युजांग पर मेहरबानी की आदत हो रही थी। उसने उसे ओझल होते देखा। आखिरकार वो उसे महल से निकालकर अपने पास ले आया था। जब दुनिया स्थिर हो जाएगी तो वे पहाड़ों में एकांतवास करने जाएंगे। शायद उसका ये छोटा जीवन टाला जा सकता था। उस रात मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई। वो दरवाजे पर खड़ी बर्फ का स्वागत कर रही थी। आसमानी जेड सी बर्फ विलो और हंस के पंखों की तरह उड़ रही थी। वो कविता सुना ही रही थी कि झाओ यिया धमका। पहली बर्फबारी कत्ल करने का सबसे बेहतरीन वक्त होती है। बर्फ पर ताजा खून। यकीनन उसकी आवाज सुन उसने दरवाजा पटक दिया। झाओ यी, तुम मजा खराब करते हो। और जेड कंगन, प्रधानमंत्री का आखिरी हुक्म, कल वांग शाओफू की हत्या। वो जो आज ग्रैंड मास्टर और तब शहर का मजिस्ट्रेट था। उसने सोचा, मैं कब से जानती थी ये कुत्ता अफसर रिश्वत के दम पर मजिस्ट्रेट से ग्रैंड मास्टर बना, पर ऊपर वालों ने कभी हाथ डालने नहीं दिया। उसे डाकुओं की तब कही वो बात याद आई। हाँ, सुना है।
उस रात शिकायत करने वाली युआन दातियान की पत्नी को कोई वांग ग्रैंड मास्टर के बिस्तर पर ले गया था, पर अफसोस आज सुबह वो मुख्य निवास में फांसी से लटकी मिली। अब उसने मान लिया कि उसका हत्या सूची में होना खुदा की मर्जी है। मैं रुआन युचांग के माता पिता का बदला तो जरूर लूंगी। शियाओ यी ने रुआन शियाओली को समझाया, सिर्फ हत्याओं पर ही ध्यान मत दो। आपको याद दिला दूं कि मूल कहानी में नान यी तियानली और डोंग यू लिंग एर प्यार में थे और उन्होंने डोंग यू को विनाश से बचाया। कहानी पूरी तरह भटक चुकी है, पर डोंग यू लिंग एर का अभी कुछ पता नहीं, इसलिए हम लापरवाह नहीं हो सकते। तभी बाहर से आवाज आई, यू चिंग सो गए क्या? वह दरवाजा खोलने गई। महामंत्री, इतनी रात को आप यहाँ? मैं तुम्हारे लिए देर रात का नाश्ता लाया हूँ। बावर्ची से रोस्ट चिकन मांगा था, पर उसने मना कर दिया। तुम खाओगी नहीं, थक गई हो? वो पूछते रहे। बगीचे में बर्फ देखने चले? उसने बेरहमी से मना किया। नहीं देखनी। थक गई? शियाओली ने याद दिलाया। अरे अरे रुआन शियाओली, क्या रवैया है? भूलो मत, ग्रैंड प्रिसेप्टर को रिझाकर विश्वास जीतना है। उसने सिर झुकाया और आ भरी। वुकांग, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, तुम अपना गुस्सा निकाल लो, मैं सब सह लूंगा, बस तुम नाराज मत रहो। वह पास आई। मुझने गुस्सा करने की हिम्मत कहाँ? राष्ट्रीय उपदेशक, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं बस बीती बातें याद कर रही हूँ। उसने तब नान वू तियानली के लहजे की नकल की, जैसे राष्ट्रीय उपदेशक मुझसे कहते थे, 5 कदम पीछे हटो। अब उसके मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। 5 कदम पीछे हटो। उसके जहन में एक एक कर तस्वीरें चमकने लगी। आत्मसम्मान रखो। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। छोड़ो, निकलो, जल्दी नीचे उतरो। उसे इतनी जल्दी थप्पड़ पड़ेगा, उम्मीद नहीं थी। झाओ यी भी पागलों सा हंस रहा। बदला लेने का सही वक्त कभी नहीं जाता। उसने बिल्कुल पहले जैसा सीन बनाया, मुझे धक्का देकर गिराया, हाथ में चोट मारी, अगले दिन उस पर नील पड़ गया और मेरा गला तक दबाया। वो क्या कहता? आखिर सब सच ही तो था। उसने पास आकर उसका हाथ थाम लिया और फिर बोली, तुमने तलवार से मेरी गर्दन काटी थी। गर्दन पर अब भी उसका हल्का सा निशान है। वो धीरे धीरे उसे आगे ले गई। लेकिन अभी राष्ट्रीय उपदेशक का हर अंदाज एक ही बात बता रहा है, तुम मुझे पसंद करते हो। वो लगातार पूछती रही, पर तुम कहते क्यों नहीं? झाओ यी को यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा कदम उठाएगी। त्रिस्क त्रिस्क, वो जानबूझकर हीरो को छेड़ रही है। इजहार करने से ही शायद मर्द सबसे ज्यादा डरते हैं। क्या ये वही हमेशा फैसले लेने वाला हीरो है? उसने सोचते हुए आंखें बंद कर ली। मुझे लगा था हमारी राहें कभी एक नहीं होंगी। बाद में जब वो महल में आई तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कब से अपनी राह से भटक चुका था, पूरी तरह बिखर गया था। उसने हकलाते हुए आंखें खोली। वो चांग, मैं, फिर भी वो कह नहीं पा रहा था। अब मैं उससे उलझने को तैयार हूँ। उसने भी कहानी आगे बढ़ाई। उसे पता नहीं, बिना रिश्ते के एक औरत के साथ हद पार कर दी। यह किसी शरीफ का काम नहीं। शियाओ यी ने तुरंत टोका, सीधे सीधे गुंडागर्दी है। प्यार ना होने पर यही होता है। वो धीरे से बोली, ये सच नहीं है। अनजाने में चेहरा छूते ही वो उसकी बाहों में थी। उसने उसके कान में बहुत नरमी पर गर्मजोशी और सच्चाई से फुसफुसाया, वो चांग, मुझे तुम पसंद हो। उसका इकरार सुनकर वह तसल्ली से मुस्कुराई और उसकी गर्दन से लिपट गई। जोर देने पर ही कहते हो, ना समझ। शियाओ यी ने मुंह में कुछ डालते ही हल्के से खांसी की। इस राष्ट्रीय उपदेशक को बहकाना आखिर मुश्किल नहीं। सीधा आंखों में देखा। वो काम, मुझे पता था ये नाटक है। जब तुमने सड़क पर इशारा किया, उसने उसे पीछे खींचा। तो अब पसंद करते हो मुझे? नहीं तो ऐसे क्यों पकड़ा है? वो उसकी बात सोचने लगी। उसे पता था सब नकली है, फिर भी उसने भी मान लिया। नान वू तियानली, असल में जब उस हत्यारे से सामना हुआ और हम गुफा में थे, तभी मैं तुम्हें चाहने लगी, पर तुम्हारी बेरुखी ने हमें मिलने नहीं दिया। वो और पास आया, उसके होंठ उसे छूने को थे। अब और याद नहीं, जो चाहोगी करूंगा। वो शर्माई। नान वू तियानली, नींद आ रही। उसने उसे उठाया, आखिर नाम लिया। अब वो दूर का प्रिसेप्टर नहीं था, लाड़ किया। चलो सोते हैं। बिस्तर तक गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात उसे थामकर चैन से सोया। झाओ यी शांत है या दखलंदाज है? रुआन शियाओली, तुम्हारा इजहार देखकर मैं भी धोखा खा गया। हे, उसने उसका चेहरा सहलाया। चिंता मत करो, मैं नान वू तियानली से प्यार नहीं कर रही, बस उसका विश्वास जीत रही हूँ। विश्वास?
ताकि उसे मारना, पर उसने नहीं बताया कि उसका भी मन डोला था। बस उसके इजहार पर दिल में अजीब सी उलझन हुई। मुझे ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है? देश की दुश्मन वो दुष्ट रानी नहीं रही। राष्ट्रीय उपदेशक की देखरेख में सम्राट ने फिर से दरबार शुरू किया, मगर सम्राट की सेहत अब ठीक नहीं और स्वभाव भी बदल गया है। शायद राजकाज संभालना मुश्किल होगा और राजगुरु के मंदिर की रक्षा करने से कोई भी संत को कम नहीं आंकता। आज एक सूचना भेजी गई। संत धूप चढ़ाने और बर्फ प्रदान करने जाना चाहती हैं। सबने तुरंत आदेश माना। हाँ, तो वह आसानी से मंदिर से निकल गई। ग्रीन हाउस में जूनियर प्रीफेक्ट और तियानुआन टाउन के मजिस्ट्रेट वांग किंग ने चिल्लाकर कहा, क्या शियाओ शियांग्यो नहीं मिल रही? तुमने कहा था यहाँ खेलने वाली कोई लड़की है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ग्रीन हाउस की मालकिन बोली। ओ प्रिय मजिस्ट्रेट वांग, पता नहीं वो मरी लड़की अचानक कहाँ भाग गई। आज मुफ्त शराब और दवा, और हमारे ग्रीन हाउस से कोई भी लड़की आप चुन सकते हैं। वांग किंग ने मेज पीटी। मुझे इन सब से नफरत है। मुझे मेकअप से पुते चेहरे नहीं चाहिए। आज तुम्हें उस लड़की को यहाँ लाना ही होगा, वरना जान लेकर तुम्हारा ग्रीन हाउस जला दूंगा। एक आवाज। मैजिस्ट्रेट वांग, इस सेवक का प्रणाम। वांग किंग स्तब्ध रह गए। यह पोशाक उन पर जंच रही थी, बेहद आकर्षक, और हाथ में चाबुक भी। वो बोला, मजिस्ट्रेट वांग, मैं अब जवान तो नहीं, पर आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। आपको ये जरूर पसंद आएगा। ओह अच्छा अच्छा, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इस बूढ़े का मजा खराब मत करो। उस औरत में ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं थी। वांग किंग मजाक करने लगा। सुंदरी, हम कैसे खेले? वो बोली, स्वामी जल्दी मत कीजिए, ये दासी पहले कुछ पूछना चाहती है। रुआंदा सही। वांग शिंग की मुस्कान जमते ही वांग किंग कांपने लगे। तुम कौन हो? उसने वांग किंग का सिर पकड़कर कहा, मैं उनकी बेटी, तुम्हारी कुत्ते की जान लेने आई हूँ। वांग किंग कांप गया पर चिल्ला ना सका। कहाँ हो सब दुष्ट कमीने, जहन्नुम में जाओ। इतना कहकर उसने बेरहमी से उसकी गर्दन मरोड़ दी। चाय घर पर। पाओ ही ने दरवाजा खटखटाया। संत, क्या चाय बदलनी है? पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पिंगयू ने कहा, लॉर्ड चुई, संत सो रही हैं। पिंगयू को चिंता हुई कि युवा महिला मिशन से लौटी नहीं है। यह सुनते ही काओ यी ने दरवाजा खोलकर संत को पुकारा। पिंगयू घबरा गई और उसकी रोकने की कोशिश बेकार गई। रुको, क्या जल्दी है? क्यूई को गुरु का आदेश याद आया। संत पर नजर रखना, उसे अकेला मत छोड़ना। मैं संत के लिए चाय बदलने आया था, पर जवाब नहीं मिला। खटखटाने पर आपकी चिंता हुई, इसलिए मैं सीधा अंदर चला आया। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। ताऊ ये कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। चाय ठंडी है, अब चले। झाओ ये ने उसे जाते हुए देखा। रुआन शियाओली अभी बाल बाल बची। अच्छा हुआ दरवाजा खुलने से जरा पहले अंदर आ गई, वरना पकड़ी जाती। लगता है हीरो ने क्यों ये को तुम्हारे पास भेजा है, मतलब उसे तुम पर अभी पूरा भरोसा नहीं है। फिर उसने झाओ यी से पूछा, सही है झाओ यी, तुम्हारा नान यू तियानली कोई आम लड़का नहीं है। वो मुझे पसंद भी करे तो भी जल्दबाजी नहीं करेगा। शियाओ यी ने मुंह बनाया। क्या वो अपने पति की तरफदारी कर रही है? लगता है तुम्हें उसका ऐसा सोच। उसने याद दिलाया कि आपने तो कहा था कि आप नायक पर दिल नहीं हारेंगी। मंदिर में कहीं अपनी ही बात से पलटना ना पड़े। एक गार्ड ने बताया, मालिक, क्राउन प्रिंस नान यू ने मिलने का हुक्म भेजा है। जब तक क्राउन प्रिंस नान यू मेरी बात माने, आम लोगों को ना मारे और रास्ते में खाना कपड़ा बांटते हुए लोगों का दिल जीते रहें, नान यू का एकीकरण तेज होगा और वे जल्द ही पूर्वी यूए की राजधानी पर हमला करेंगे। उसने इशारा कर आदेश दिया, उसे खबर दे दो, सही वक्त पर मिलेंगे, मुलाकात की जरूरत नहीं। गार्ड ने हामी भरी। समझ गया। सब एक एक कर खबर लाए। महाराज, अभी खबर आई है, शाही निर्माण विभाग के मंत्री वांग किंग की एक कोठे में हत्या हो गई। उनका सिर काट दिया गया। बेहद भयानक। उसने चेहरा तमतमाकर पूछा, क्या सम्राट को बताया गया? गार्ड बोला, मंत्रीगण पहले ही बता चुके हैं,
लेकिन सम्राट तो अभी कंसोर्ट छिंग के साथ मग्न है और किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। मंत्री असमंजस में हैं और उन्होंने मंदिर से मदद मांगी है। उन्होंने गंभीर होकर कहा, राजधानी प्रांत को इसे संभालने के लिए अपने लोग भेजने को कहें। गार्ड ने कहा, समझ गया। एक के बाद एक किसी ने बाहर से घोषणा की, पवित्र कन्या लौट आई है। वह अंदर आई और तुरंत उसका नाम पुकारा, नान यू तियानली। ठंड, बहुत ठंडा। खिड़की के पास बैठकर वो बर्फबारी का मजा ले रही थी और आग ताप रही थी। मैं अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाऊंगी। लेकिन कहानी बदल गई। उसने एक गहरी बात कही जो साफ समझ आ रही थी। जिन हाथों से खून होता है वो दोबारा कभी। वह घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सब कुछ देख लेगा, पर उसने उसका हाथ थामे हुए कहना जारी रखा, आज की कंसोर्ट किंग कभी उसकी दासी थी। दोनों नान यूएस से आई थी और नृत्य करके कंसोर्ट बनी थी। सम्राट के भ्रमित होने से मकसद साफ है। उसकी गहरी आंखें सब कुछ देख रही थी। वो चांग, वह पूरब में अशांति फैलाना चाहती है। यह सुनकर उसने उसका हाथ झटक दिया। अब तुम नान यू तियानली को जानते हो तो मेरे साथ क्या करोगे? उसने आह भरी। मुझे पहले से पता था कि वो एक आत्मा है। अलविदा नान यू से। मैं बस इंतजार में था कि वो खुद उसकी ओर देखते हुए उसका चेहरा शांत और आंखें नरम थी। वू चांग, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसे शक हुआ। नान यू तियानली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक मूर्ख शासक की तरह दीवाने हो रहे हो? कहीं तुम भी मुझ पर मोहित तो नहीं हो? कहानी इतनी बदल जाएगी उसने सोचा न था। नान यू तियानली के ऐसे होने से उसके बुरे काम पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं भ्रमित हूं तो बस वो सिर्फ मेरी प्रेयसी हो सकती है। वो छटपटाकर उसे दूर धकेलने लगी। छोड़ दो। फिर उसने छोटे शैतान शियाओ यी से पूछा कि क्या नान यू तियानली का कैरेक्टर भी बिगड़ा है? शियाओ यी भी हैरान था। बोला, पता नहीं, पर जब तक हीरो तुम्हारे मिशन में दखल ना दे तो क्या फर्क पड़ता है? उसे यूं देखकर उसने वुशेंग को समझाया, मेरी बात सुनो। पूर्वी युग का अंत निश्चित है। दुनिया को एक करना स्वर्ग की इच्छा है। इसके बाद ही एक समृद्ध युग शुरू होगा। मेरे पास इसे रोकने की कोई वजह नहीं। निश्चिंत रहे, मैं राष्ट्रीय गुरु का कर्तव्य निभाकर पूर्वी युग के लोगों की रक्षा करूंगा। मैंने आपको बेनकाब नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूँ आप विषकन्या नहीं हैं। जिन्हें आपने मारा वे सब मौत के ही हकदार थे। अगर आप वो न करते तो वफादार मंत्री और अच्छे सेनापति होते। आपने किसी को नहीं छुआ, मंत्री ली को भी नहीं, जिन्हें सम्राट ने पहले ही निकाल दिया था, और सम्राट तो बाद में उनकी हत्या चाहता था। तुमने ही उसकी सुरक्षा के लिए लोग भेजे। वह चौंक गई। तुम्हें सब पता है। वह गंभीर था। आज मैं अपने पत्ते खोल रहा हूँ क्योंकि पिछली भविष्यवाणी में मुझे आपके अल्पायु होने का संकेत मिला था। अब लगता है ये आपके हत्या मिशन से संबंधित है। आपकी रक्षा के लिए मुझे आपका मिशन जानना होगा। उसने पूछा, वो चांग, मुझ पर भरोसा करती हो? आंखों में चिंता थी। उसने सोचा, छोटी उम्र का अपशगुन। लगता है नान यू लौटना मेरी किस्मत में नहीं था। फिर उसे याद दिलाया, नान यू तियानली, मैं सम्राट की स्त्री थी। एक दवा के कारण मैं मां नहीं बन सकती, समझे? उसने मानकर हाथ बढ़ाया, मुझे पता है, पर परवाह नहीं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसने हाथ थाम लिया। पर एक शक बाकी था। कहना आसान है, करना नहीं। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ पूछा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसके भाव देखकर वो हैरान थी। तुम मेरे लिए इतना क्यों करोगे? क्या ये इसके लायक है? उसने हाथ करीब लाकर, जैसे अपनी सच्चाई, जब तक तुम साथ हो मैं खुशी खुशी चाकों के पहाड़ या आग के दरिया का भी सामना करने को तैयार हूँ। उसका गला भर आया। उसने सच में ये कहा? अपने पिछले जन्म के पहले शिष्य सेकेंड प्रिंस रुआन सान को याद कर, जो उसे बचाने को भी तैयार था। उसका दिल दुखने लगा। क्यों? वे मुझे हमेशा इतने समान क्यों लगते हैं? उसने भरोसा दिलाने के लिए धीरे से उसका हाथ चूमा। उसकी गहरी प्यार भरी आंखें किसी हीरो जैसी थी और उसने पूछा, वो चांग, क्या मैं तुम्हें दोबारा चूम सकता हूँ? ये सुनकर वो थोड़ी हड़बड़ा गई। उसकी मर्जी का इंतजार किए बिना उसने पहल कर दी। उसकी आंखों में एक गुहार थी, वो चांग, प्लीज मुझे दूर मत करो। वो उसे हटाने ही वाली थी कि उसकी बात सुनकर वो एकदम रुक गई। उसने